देखो ऐसा है, अपन लोग की एक प्रैक्टिस है कि अपन लोग डेली बेसिस पे लेक्चर अटेंड करते हैं शाम को। ये लेक्चर मैं डेली बेसिस पे अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ। किसी कारण से यूट्यूब चैनल में आपको ज्वाइन करा दूंगा, किसी ने नहीं किया हुआ है, किसी कारण से यदि चैनल आप लोग क्लास लाइव क्लास अटेंड करनी है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम लेक्चर्स बाद में देख लेंगे, ना ना, लाइव में जो मजा है ना वो रिकॉर्डिंग में। आपको इमिडिएटली डाउट पूछना हुआ तो फिर रिकॉर्डिंग से कैसे पूछोगे। इसलिए लाइव क्लास को टू दी एक्सटेंट पॉसिबल इट इज जस्ट एज अ बैकअप, कि आप लोग यदि लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाओ तो बैकअप जैसे उसको उसी दिन देख लेना। नंबर वन। नंबर टू, चैनल के बाद मतलब क्लास के बाद में ज्वाइन कर लेना। नंबर थ्री, कि सर सीए फाउंडेशन का लॉ का जो कोर्स है सर, उसमें टॉपिक्स क्या क्या आने वाले हैं। सबसे पहला है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, आईआरएफ जिसको बोलते हैं। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लॉ का बेसिक इंट्रोडक्शन होता है कि सर इंडिया में लॉ कैसे बनता है, लॉ के सोर्सेस क्या क्या हैं, लॉ कौन सी मिनिस्ट्री बनाती है और कौन सी मिनिस्ट्री इस पूरे सिस्टम के कौन कौन से डिपार्टमेंट्स है सरकार के जो ध्यान करती है, ठीक है। हु आर द रेगुलेटर्स, सेबी, आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इन सब की बातें हैं। ये बाद में करने का इसलिए है, रीजन भी, क्योंकि इसको एग्जाम से थोड़ा सा पहले करेंगे ना तो ये पूरा जिसको कहते हैं ना मगअप करने वाली चीज है, समझने वाली चीज ज्यादा नहीं है इसमें, इसलिए इसको बाद में करेंगे। सेकेंड टॉपिक आता है तुम्हारा कंपनीज एक्ट। कौन से साल में बना हुआ है, कि सर 2013 में बना हुआ है। सर इससे पहले कंपनीज नहीं होती थी क्या? जब कंपनीज एक्ट आया ही 2013 में है, तो क्या इससे पहले कंपनीज नहीं होती थी कि सर? अरे बिल्कुल होती थी सर। कंपनीज कैसे बनती थी कि सर कंपनीज एक्ट 1956 में बना था, पहले कंपनीज उसके अंडर बनती थी। 1956 से 2013 तक सेम एक्ट में बार बार चेंजेस करके अमेंडमेंट करके हम चलाते रहे थे। बाद में इसको हटा दिया और 2013 में नया एक्ट आया, 14 में कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। ये पढ़ना रहेगा अपने को, बहुत जबरदस्त स्कोरिंग है। लॉ का पेपर 100 नंबर का होता है। इनफैक्ट तुम्हारे 4 पेपर्स हैं फाउंडेशन में, अकाउंट्स है, ठीक है, मैथमेटिक्स है, देन इकोनॉमिक्स है और लॉ है। जो अकाउंट्स का पेपर है और लॉ का पेपर है वो तो होंगे तुम्हारे सब्जेक्टिव पेपर, वो तो होंगे तुम्हारे सब्जेक्टिव पेपर। और जो तुम्हारा मैथ्स और इकोनॉमिक्स का है वो होंगे तुम्हारे ऑब्जेक्टिव पेपर। स्क्रीन दिख रही है ना भाई सबको? स्क्रीन दिख रही है ना? यस और नो? सम्यक जैन जा मत यार, शक्ल देखने दे, है ना? तू भी मेरे को देख, मैं भी तेरे को परमानेंट मेमोरी में डाल हाँ रहा हूँ, सो ठीक है, जाना ऑन है। मत। ओके। और ये जिया वोरा, खुशबू, जिया जैन, तुम किस खुशी में वीडियो ऑफ करके बैठे हो भाई? श्रेया बियानी, सृष्टि शुक्ला। सृष्टि जी आपने वीडियो ऑन नहीं किया, दिखे नहीं आप मुझे। सृष्टि शुक्ला, सृष्टि दिखी नहीं मेरे को। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ शुक्ला जी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सर सब्जेक्टिव पेपर है तुम्हारा लॉ का, ठीक है। इसका मतलब है कि सर एबीसीडी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है अपने को, तो खुद को एक्सप्रेस करना है, खुद को। और सब्जेक्टिव पेपर में लिखना पड़ता है ना, हाँ सर यही है। इसलिए लॉ और अकाउंट्स का पेपर जो सब्जेक्टिव है वो तो होता है 3 घंटे का, और जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स हैं उनकी ड्यूरेशन होती है 2 घंटे की। ये बात ध्यान रखना, यानी कि लिखने के हिसाब से तुमको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है भाई। चलिए, कई बार ऐसा होता है कि कोई टेक्निकल ग्लिच मैं जब पढ़ा रहा हूं तब आ जाता है, जूम मीटिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, तो मीटिंग छोड़ के मत जाना अपना, कुछ देर में वापस ज्वाइन हो जाता है, या फिर व्हाट्सएप चेक करना, उसमें कोई डायरेक्शन है कि भाई मीटिंग छोड़ के वापस ज्वाइन करो, या जो भी है व्हाट्सएप चेक करना, ठीक है। छोड़ के मत जाना, कुछ देर में मेरा अपने आप रीज्वाइन हो जाता है। और नंबर वन। नंबर टू, कि सर रिकॉर्डिंग्स आपको डेली बेसिस पे मिली जाएंगी। यस, अब करते हैं कि सर सबसे पहला टॉपिक इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, दूसरा टॉपिक है तुम्हारा कंपनीज एक्ट का, तीसरा टॉपिक है एलएलपी का, चौथा टॉपिक है तुम्हारे पार्टनरशिप 1932 का, ठीक है। एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में एक नया कंसेप्ट आया था। ये सब अपन को करना रहेगा, जो भी सितंबर में उनको तो स्पीड से करना रहेगा, जैसे जैसे मैं गाइड करूं।
नेक्स्ट टॉपिक रहेगा तुम्हारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है। ये कब का बना हुआ है भाई? ये बना हुआ है सन 1872। कितना साल हो गया इसको बने हुए? यानी कि सर जब अंग्रेजों का राज चल रहा था अपने यहाँ पर, तब उन्होंने बना के दिया था अपने को, आज भी चल रहा है। इसके बाद में आता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एंड पार्टनरशिप एक्ट, सॉरी पार्टनरशिप 1932। हाँ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। और एक आता है तुम्हारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। ठीक है, ये दो बहुत पुराने एक्ट्स हैं और ये रीसेंट एक्ट्स हैं। कंपनीज एक्ट 2013 और एलएलपी एक्ट जो है तुम्हारा 2008, ये रीसेंट एक्ट्स है। ये तो खैर कंसेप्ट है, ये कोई एक्ट नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट भी काफी पुराना है और सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी काफी पुराना है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स अपने को एग्जाम से पहले हर हाल में कवर करने रहेंगे। ठीक है, सम्यक मैं तेरे को म्यूट कर रहा हूँ, हाँ, तेरे बैकग्राउंड से आवाज आ रही है इसलिए। चलिए नेक्स्ट, अपन आज स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो सबसे जो हैवी एलिमेंट है, 100 नंबर में से ये आ जाता है करीब 32 से 35 नंबर के बीच में, अकेले अकेले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही आ जाता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हो, 1/3 के बरोबर। यदि आपने ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अच्छे से कर लिया तो 100 में से 1/3 मार्क्स का वेटेज अकेले अकेले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही है। समझ गए? यस सर। सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की मैं बात करूं तो इसमें एक वर्ड इंडियन आ रहा है। ठीक है, 1872 ये वो साल है जिसमें ये बन के लागू हुआ था इंडिया में। ओके सर। तो सर वर्ड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि इंडिया में है, कि सर इसका मतलब है ऑस्ट्रेलिया में होगा तो इसका नाम पड़ जाएगा ऑस्ट्रेलियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सर यदि न्यूजीलैंड में होगा तो न्यूजीलैंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया वाला ऑस्ट्रेलियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहलाएगा, नहीं ऐसा। तो फिर सर वर्ड इंडिया वाले के आगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों? आपको ध्यान होना चाहिए कि ये किस समय बना हुआ है, जिस समय ब्रिटिशर्स यूज्ड टू रूल अस। तो उनके खुद के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को और इंडिया जो उन्हीं की कॉलोनी हुआ करती थी उस समय, उसमें जो उन्होंने उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू किया है, उन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए उन्होंने नाम के आगे वर्ड पहले इंडियन लगा दिया। दैट्स वाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और आज दिन तक वैसे ही चला आ रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। एग्जाम में जब मैं क्यों समझा रहा हूं आपको, ये उसके पीछे लॉजिक है। एग्जाम में जब कभी भी जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा, एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, मेरे राइटिंग पे मत जाना भैया, एक्ट कॉमा 1872। सर ध्यान से देखो, एक तो मैंने शॉर्टकट यूज नहीं लिया एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऐसा नहीं किया है। दूसरा मैंने ऐसा नहीं किया है एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मैंने ऐसा नहीं किया है कि आई बड़ा, आई छोटा, सी छोटा और ए छोटा। ना ना ना, ये भी गलत है। मैं कैसे लिख रहा हूं? आई कैपिटल आएगा, सी कैपिटल आएगा, ए कैपिटल आएगा। कोई भी एक्ट का नाम, जैसे पार्टनरशिप एक्ट है तो इंडियन पूरा लिखना है, आई बड़ा, पार्टनरशिप पूरा लिखोगे और एक्ट का ए पूरा लिखोगे और 90 कॉमा करके उसका साल। बच्चे क्या करते हैं, साल तो लिख लेते हैं, साल गड़बड़ लिख देते हैं, 1932 1972, अपनी मर्जी से कुछ भी। नहीं नहीं नहीं, कॉमा आना चाहिए और फिर प्रॉपर ईयर याद करके लिखना है। आई पी और ए, मतलब ये जो 3 कैरेक्टर्स हैं ये बड़े लिखने हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट, ठीक है, लिखने कैसे ये भी अपन ने समझ लिया। अब आ जाओ आगे कि सर आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं कि सर कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होते क्या है। कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होते क्या है? आज से पहले आज से पहले हम लोग इन दोनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज करते थे कि हाँ, हमारे पापा ने जो एक सेपरेट अपना फ्लैट पड़ा था, उसको किराए पे उठाने के लिए पापा ने एग्रीमेंट बनाया है।
या उसको किराए पे उठाने के लिए पापा ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ऐसे यूज कर लेते थे ना इंटरचेंजेबली। पर आज आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता पड़ेगा कि सर लॉ के कंटेक्स्ट में दोनों वर्ड्स एक ही नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। कि सर क्या डिफरेंस है? कि सर आइए समझाता हूं। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक छोटा सा फॉर्मूला देखो। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट which is enforceable by law। ये फॉर्मूला घोट लेना, याद कर लेना, दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ये दो चीजें अवश्यम भावी हैं, होनी ही चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो कि कानून में एनफोर्स कराया जा सके। दो एग्जाम्पल्स देखते हैं, आपको कहानी अभी समझ में आएगी। पहला एग्जाम्पल हमारा अक्षित कासट है। ठीक है सर, अक्षित कासट ने एक एग्रीमेंट बनाया सम्यक के साथ में। सम्यक कहाँ चला गया? अभी तो यही था, हाँ सर यही बैठा है। तो अक्षित कासट ने एक एग्रीमेंट बनाया सम्यक के साथ में घर खरीदने और बेचने का। अक्षित कासट और सम्यक के बीच में एग्रीमेंट बना, मैं तुझे मेरा घर दूंगा, आई विल बी गिविंग यू माई हाउस, और तू बदले में मेरे को 3 करोड़ रुपए देगा। यस सर। क्या इसमें घर खरीदने और बेचने के एग्रीमेंट में कहीं कुछ प्रॉब्लम है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सही एग्रीमेंट दिख रहा है ये। ठीक है, लॉ में कहीं भी कुछ भी गड़बड़ दिख रही है? नहीं सर, लॉ में ऐसे एग्रीमेंट्स को बिल्कुल मना नहीं किया गया है। हम ये मान के चलते हैं कि अक्षित कासट और सम्यक दोनों ही मेजर एजेड पर्सन है, क्योंकि माइनर लोग कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो अक्षित कासट भी 21 साल का है, सम्यक भी 22 साल का है या 18 साल का है, कुछ भी मान लो, दोनों मेजर एजेड पर्सन है और घर खरीदने और बेचने का कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सही बनाया है। सो दिस एग्रीमेंट इज वेरी मच एनफोर्सिएबल बाय लॉ, कानून के हिसाब से बिल्कुल सही है। यदि अक्षित कासट ने पैसे लेने के बाद में सम्यक को अपना घर देने से मना किया, तो क्या सम्यक जाके इस कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट को कोर्ट में एनफोर्स कर सकता है या नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है कि देखो उसने हमारे बीच में एग्रीमेंट बना था जो कानून के हिसाब से बिल्कुल सही है, अब उसने पैसे लेके और घर देने से मना कर दिया, कृपया इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराइए और मुझे मेरा घर दिलाइए या मुझे मेरे पैसे वापस दिलाइए। ठीक है, यही उल्टा भी मान लो कि सम्यक ने अक्षित ने सम्यक के नाम पे घर कर दिया, लेकिन सर सम्यक इसको 3 करोड़ रुपए देने से नट गया या 1 करोड़ देके बाकी 2 करोड़ रुपए दिए ही नहीं, तो क्या अक्षित इस कॉन्ट्रैक्ट को या इस एग्रीमेंट को कोर्ट में लगा के एनफोर्स करा सकता है? सर बिल्कुल करा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये हर तरीके से सही एग्रीमेंट बना है। तो सर ऐसा एग्रीमेंट जो कानूनी रूप से बिल्कुल सही है और उसे एनफोर्स कराया जा सकता है लॉ में, तो वो तो कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट। ये था अपना फर्स्ट एग्जाम्पल। पैरेलली सेकंड एग्जाम्पल देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में डिफरेंस क्या है। सेकंड एग्जांपल हमारा दर्श जैन है भाई। यस सर, दर्श जैन और हमारा जश शाह। ठीक है सर, दर्श जैन पे मैंने पढ़ाई का इतना प्रेशर डाल दिया कि दर्श जैन का दिमाग का ऊपरी माला एकदम, वो कहते हैं ना, प्रेशर कुकर बन गया। ओके सर, तो दर्श जैन एक दिन बैठा था शाम को जश के साथ में। इसने जश को बोला, जश यार तू एक काम करेगा? बोल क्या? कि तू जाके मोदी सर का मर्डर करके आ जाएगा, ठीक है, और मैं तुझे बदले में, तू तो जाके मर्डर करके आ जाना, मैं तुझे बदले में 5 लाख रुपए दूंगा। 5 लाख की सुपारी उठा दी इसने। ठीक है, जश ने कहा वाह, एक तीर दो शिकार, एक तो 5 लाख रुपए कमाने की ऐसी वो अपॉर्चुनिटी, और दूसरा लॉ के टीचर से भी छुटकारा, जरूर करूंगा। इसने भी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है सर, ये दोनों भी एक एग्रीमेंट बना रहे हैं, दर्श जैन और जश शाह मिलके एक एग्रीमेंट बना रहे हैं किसी के मर्डर करने का। सर लेकिन क्या ये मर्डर लॉ करने का एग्रीमेंट लॉ के हिसाब से सही है? क्या लॉ किसी का मर्डर करना अलाउ करता है? क्या लॉ किसी का मर्डर करना अलाउ करता है? नहीं। तो सर ये यहीं पर आकर रुक गया। दोनों ने एक एग्रीमेंट तो बनाया, दोनों ने एक एग्रीमेंट तो बनाया, लेकिन क्या मर्डर करने के एग्रीमेंट्स लॉ के हिसाब से सही है?
नहीं सर, लॉ के हिसाब से बिल्कुल गलत है। तो क्या ये एग्रीमेंट में जब ये सेकंड एलिमेंट आगे जुड़ा ही नहीं, तो क्या ये मर्डर करने का एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? क्या ये मर्डर करने का एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? नहीं सर, इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि ये सेकंड एलिमेंट गायब है। तो सर कॉन्ट्रैक्ट, पहली चीज हमने पढ़ी इन दो एग्जाम्पल्स की सहायता से, पहली बात तो ये समझी कि दो अलग अलग टर्म्स होते हैं, एक तो होता है कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है एग्रीमेंट। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। क्या ये बात समझ में आ गई? कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मूला याद हो गया? एक ऐसा एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि कानूनी रूप से बिल्कुल सही होता है, उसमें लॉ के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और बिल्कुल एनफोर्स कराया जा सकता है इसको। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, समझना सबको समझ में आया? जो न्यू ज्वाइनीज और ओल्ड ज्वाइनीज हैं सबको समझ में आया? कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मूला सृष्टि याद हुआ बेटा? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, या मैं इसको कई बार ऐसे भी बोल देता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सिएबल। एक ही बात है, हाँ, मैं बीच में पढ़ाते वक्त ये भी बोल सकता हूँ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सिएबल। ठीक है भाई? दिशि, जशा, खुशबू, जिया जैन, खुशबू, खुशबू रचलवर, खुशबू रचलवर, आई कैनॉट, सॉरी खुशी रचलवर, आई कैनॉट सी यू। वीडियो ऑन कर बेटा। खुशी रचलवर, तेरे को समझ में आया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिस जो लीगली एनफोर्सेबल होता है। यानी कि अब आप लॉ के स्टूडेंट्स हैं सब जने, अब आप लॉ के स्टूडेंट्स हैं, आपसे यदि पूछा जाए कि आपको यदि यूज लेना हो तो कहां पर वर्ड कॉन्ट्रैक्ट काम लेने का है, कहां पर वर्ड एग्रीमेंट काम लेने का है, आप लोग अब अपनी बुद्धि लगा के डिफरेंशिएट कर लोगे? यस सर। ठीक है, नाउ यू शुड बिहेव एज अ लॉ स्टूडेंट। सर सबसे पहले आपने ये तो बताया ही नहीं कि एक तो होता है सीए का कोर्स और एक होता है एलएलबी या लॉ का कोर्स, LL.B. ठीक है, बैचलर इन लॉज। ठीक है सर, हम सीए बेचारे, हम सीए की पढ़ाई करना चाह रहे हैं, हमको कानून की पढ़ाई क्यों करा रहे हो सर आप? अरे इसलिए करा रहे हैं क्योंकि एक ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको कि लॉ की जानकारी नहीं है, वो कैसा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा? सर वो एक हैंडीकैप्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, उससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। वो एक हैंडीकैप्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा सर। तुम लोग को, अब मान लो तुम सीए बन गए, तुम लोगों ने खूब मेहनत करी, तो तुमको कौन से लॉस देखने पड़ेंगे? सर इनकम टैक्स एक्ट देखना पड़ेगा, कानून है ये। इनकम टैक्स लोगों के जब कैलकुलेट करोगे या कंपनीज के इनकम टैक्स फाइलिंग करोगे, तुमको कौन से लॉ को रेफर करना पड़ेगा? सर इनकम टैक्स एक्ट को रेफर करना पड़ेगा। समझा क्या हुआ? साइड में क्या है जो मेरी तरफ नहीं है? हम्म, तिरछी कुछ निगाह, नहीं। तिरछी निगाह क्यों जा रही है रे? मेरी तरफ ध्यान दे। ठीक है, इधर उधर नहीं। हाँ। नेक्स्ट, तो सर अच्छा, इनकम टैक्स एक्ट रेफर करना पड़ेगा तुमको, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के मैटर्स यानी कि फॉरेन करेंसी से रिलेटेड मैटर्स हैंडल करने पड़ेंगे। मान लो तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, तो क्या केवल लोगों के केवल इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल करोगे क्या? अरे नहीं, तुम तो एक ऐसी मैजिकल सिटी में बैठे हो विच इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। इतना पैसा बहता है उस जगह से जितना पूरे भारत में अकेली सिटी में कहीं नहीं बहता है, इतना अकेली मुंबई में जनरेट होता है पैसा। तो सर तुम लोग किसी कंपनी में मैनेजरियल पोजीशन पे भी तो आओगे भाई, मैनेजरियल पोजीशन पे। यस सर, तो मैनेजरियल पोजीशन पे आओगे तो तुमको, मान लो किसी कंपनी में हमारा सम्यक जो है, किसी कंपनी में हमारा सम्यक जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद में उधर एक अच्छी मैनेजरियल पोस्ट पे सीईओ सीएफओ जो भी है इसको बनाया गया, ओके। अब सर इसको कंपनी के बिहाफ पे अलग अलग लोगों से, पर्सन मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड से कंपनी के बिहाफ पे एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बनाने पड़ेंगे फॉर वेरियस रीजंस, फॉर वेरियस थिंग्स। यस सर, कंपनी को कोई मान लो कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है कोई मैन्युफैक्चरिंग का, तो वो उसके बिहाफ पे फाइनल कर सकते हैं। तो सर मैनेजर्स का काम होता है ये सब अपनी कंपनी के बिहाफ पे। सर जब तक तुम लोग को पता ही नहीं होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, तो फिर क्या तुम
कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट बना पाओगे क्या? नहीं सर। कल को पता पड़ा हमारा सम्यक कंपनी के बिहाफ पे एज ए मैनेजर काम कर रहा है और किसी माइनर के साथ में एग्रीमेंट बना के आ गया कंपनी के लिए, अरे ये रॉन्ग एग्रीमेंट है, ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता, क्योंकि 18 साल से कम लोग एग्रीमेंट्स बना कॉन्ट्रैक्ट्स बना ही नहीं सकते। तो ये सारे रूल्स कहाँ पढ़ने पड़ेंगे सर अपने को? सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। सर आपके पास में एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग आएंगे क्या कि सर प्लीज हमारी कंपनी खुलवा दो, तो तुमको कौन सा लॉ ध्यान होना चाहिए कि सर कंपनीज एक्ट 2013, एक तो कंपनी बनाने से चलाने से लेके खत्म करने तक के रूल्स यहाँ पर कंपनी से रिलेटेड, इसलिए ये लॉ पढ़ रहे हैं। लोग आएंगे कि हमको धंधा करना है लेकिन कंपनी जितना बड़ा नहीं करना है, छोटे फॉर्मेट में करना है जिसमें कंप्लायंसेस ज्यादा नहीं हो, जिसमें ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करने पड़े, तो तुम उनको दोगे भैया कोई बात नहीं, आप तो पार्टनरशिप खोल लीजिए दोनों जने मिलके। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जब तक पढ़ा हुआ नहीं होगा, क्या ही क्लाइंट्स को ये बनवा के दोगे और क्या ही उनके रिटर्न फाइल करोगे और क्या ही आप उनकी मदद करोगे पार्टनरशिप बनाने में। तो सर इसलिए फॉर वेरियस रीजंस आपको ये लॉ पढ़ाए जा रहे हैं, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ाए जा रहे हैं। अब बात समझ में आई, आप लोग लॉ का सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों अकाउंट्स पढ़ रहे हैं समझ में आता है, मैथमेटिक्स और स्टैट्स पढ़ रहे हैं समझ में आता है, इकोनॉमिक्स भी समझ में आता है कि सर जब तक इकोनॉमी कैसे चलती है उन चीजों की समझ नहीं होगी, डिमांड सप्लाई वगैरह ये सब आपको पता है। ठीक है, लॉ तो सब्जेक्ट ही पहली बार आ रहा है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन सर जी, सबसे ज्यादा बच्चे लॉ के सब्जेक्ट में ही फेल होते हैं। लेट मी बी वेरी फ्रैंक एंड वेरी ब्लंट विद यू कि लॉ का सब्जेक्ट ही वो सब्जेक्ट है जो लोगों की, वो कहते हैं ना, सपने देखते हैं ना उसको तोड़ता है ये। तो भैया सबसे ज्यादा मेहनत किस में करनी है अपने को? मैं बोलूं जैसे दौड़ लेना लॉ के सब्जेक्ट के लिए, तब तो हो जाओगे करीब करीब पास। आगे कुछ फैक्टर लक का भी होता है, बाकी मेहनत करी तो क्यों नहीं होगे। ठीक है, तो लॉ के सब्जेक्ट को लाइटली बिल्कुल भी मत लेना कि सर लॉ तो बहुत सारे तरीका का होता है। एक तो होता है क्रिमिनल लॉ भी होता है सर, किसी ने कोई क्राइम किया है तो। एक होता है सिविल लॉ भी तो होता है सर। हाँ सर, अब आई मेन मुद्दे की बात, हमको ये नहीं पढ़ना है, क्राइम वाले लॉज नहीं पढ़ने हैं। ये किसका काम है? ये लॉयर का काम है, अपना काम नहीं है। हमको तो सिविल लॉज में भी स्पेशली वो लॉज पढ़ने हैं जो बिजनेस से संबंधित हो। बिजनेस लॉज, बिजनेस लॉज में कंपनीज एक्ट आ जाता है, पार्टनरशिप आ जाता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आ जाता है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट आ जाता है, बिजनेसेस में कॉन्ट्रैक्ट बनाने की जरूरत पड़ती है, तो ये आ जाता है। समझ में आया तुम क्या पढ़ रहे हो? लॉ भी पूरा नहीं, कौन सा पढ़ रहे हो? सिविल लॉ कि सर जो मतलब क्राइम से रिलेटेड नहीं हो वो सिविल। कोई दो जने आपस में किराएदारी का एग्रीमेंट बना रहे हैं तो इट्स अ सिविल, इट इज कमिंग अंडर द पर्व्यू ऑफ द सिविल लॉ। ठीक है, उसमें से भी जो बिजनेस से रिलेटेड लॉज हैं हमको वो पढ़ना है। हमारे सब्जेक्ट का नाम ही बिजनेस लॉज है, सारे लॉ नहीं पढ़ने हैं अपने को। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, कंपनीज, पार्टनरशिप, एलएलपी, सोगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनी खुलने से बंद होने तक लेकर कंपनीज एक्ट। सर पूरा कंपनीज एक्ट, पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट आपके फाउंडेशन में है क्या? ना 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 ना, कंपनीज का करीब 15 से 20% हिस्सा तो तुम्हारे फाउंडेशन में है, बाकी का 80% हिस्सा कहां पर है कि सर जब फाउंडेशन पास करके इंटर में चले जाओगे ना तब परेशान किया जाएगा, पहले नहीं। ओनली इंट्रोडक्टरी पोर्शन इज इन द फाउंडेशन, नंबर वन। नंबर टू, सर पार्टनरशिप एक्ट पूरा है? हाँ सर, पार्टनरशिप एक्ट करीब करीब पूरा है। ठीक है, करीब करीब पूरा है। नेक्स्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जब कंपनी और पार्टनरशिप के बीच की चीज है, हाइब्रिड फॉर्मेट है। तुमने हाइब्रिड कार्स के बारे में सुना है? हैव यू हर्ड अबाउट दी टर्म हाइब्रिड कार्स? एक तो होती है कार जो पेट्रोल से चलती है, पेट्रोल कार। एक होती है कार जो इलेक्ट्रिक कार है, बैटरी से चलती है। इसके अपने अच्छे फीचर्स हैं, पॉजिटिव्स हैं और नेगेटिव्स भी हैं। पेट्रोल कार के अपने अच्छी बातें हैं और गलत बातें हैं। तो सर दोनों के कॉम्बिनेशन से सर जो एक ऐसी कार बनाई गई हाइब्रिड जो पेट्रोल से भी चलती है और जिसमें बैटरी भी इलेक्ट्रिक भी है, तो सर वो हाइब्रिड इट्स अ कॉम्बिनेशन हैविंग द फीचर्स ऑफ बोथ। तो इसमें दोनों के बेस्ट फीचर्स उठा के डाले गए।
हाइब्रिड कार कभी देखी होगी सड़कों पे, या जो कार का एंथुजियास्ट है उसने सुना होगा। सर सेम चीज को आ जाओ अपन लॉ में एम्फेसाइज करते हैं। कैसे? कि सर कंपनी खोलने के कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, कुछ नेगेटिव्स होते हैं। क्या पॉजिटिव्स होते हैं? जब कंपनीज एक्ट आप पढ़ोगे डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा क्या क्या होते हैं। पार्टनरशिप 1932 वाली खोलने के भी कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, कुछ नेगेटिव्स होते हैं। सर दोनों के बेस्ट फीचर्स को उठाकर एक तीसरा बिजनेस करने का फॉर्मेट बनाया गया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। It's a hybrid of it's a hybrid of company as well as partnership. It's a hybrid of company as well as partnership। दो, और आजकल सबसे ज्यादा यही फॉर्मेट में बिजनेसेस स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है लॉ? अक्षित, सम्यक, बाकी लोग, दर्श जैन, सृष्टि, जश शाह, हु इज एएम? यस सर। एएम कौन है यार? मैं आरुष मुंद्रा सर। आरुष मुंदड़ा, पूरा नाम लिख देना यार अगली ओ बार। वो ये मैं, हाँ वो गलती से रह गया ठीक है, वैसे। नहीं तो एएम पीएम वाला एम लगने लग जाता है। ठीक है, वैसा मत करना। मुंदड़ा साहब, नेक्स्ट। तो सर हम लोग को केवल और केवल बिजनेस लॉ पढ़ना है। ठीक है सर। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज, वापस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे आ रहा हूं भाई। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज enforceable by law। ठीक है सर, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्या ये फॉर्मूला आप मुंद्रा साहब आप थोड़ा लेट ज्वाइन किए, मैंने इस बारे में जो समझाया वो समझ पाए थे या नहीं? हाँ सर, ये टाइम पे था मैं पूरा। ओके, वंडरफुल। सो ये फॉर्मूला याद कर लेना भाई, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो मैंने आपके साथ में दो तरीके के एग्जाम्पल्स बताए। एक तो एग्जाम्पल था घर खरीदने या फ्लैट खरीदने और बेचने का, जो पर्सन एक्स और पर्सन वाई के बीच में बना था। सर ये एग्रीमेंट लॉ के हिसाब से बिल्कुल एनफोर्सेबल है, तो ये एग्रीमेंट डेफिनेटली इज एन एग्जांपल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा एग्जांपल मैंने बताया था किसी के मर्डर करने का एग्जांपल। सर ये एग्रीमेंट तो है लेकिन ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, इसलिए ये एग्रीमेंट की स्टेज पे आकर ही रुक जाएगा, ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। इतनी बुद्धि आ गई समझ में? यस सर, सब एक एक जने को आ गई ना बेटा? इसमें तो यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, तो शर्म मत करना। और शर्म ना करने का मतलब ये नहीं है कि चलो आज सर की फिरकी लेते हैं, अननेसेसरी परेशान करते हैं। सर ये नहीं आया, थोड़ा बताओ ना सर। अरे नुकसान मेरा ना होना है, नुकसान तुम्हारा ही होगा अननेसेसरी फिरकी लेने की कोशिश करोगे तो। नेक्स्ट, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, ऑल, ये एग्जाम का क्वेश्चन बोल रहा हूं, all contracts are agreements, all contracts are agreements, but all agreements are not contracts, but all agreements are not contracts। ये एग्जाम में आता है, ये एग्जाम में का क्वेश्चन है, कभी कभार आ जाता है। क्या all contracts are agreements? हाँ सर, ये स्टेटमेंट तो सही है कि सर सभी कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स होते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मूला मैंने तुमको क्या बताया, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सेबल। तो कॉन्ट्रैक्ट तो बनेगा ही तब जब एक एग्रीमेंट होगा जो कि लीगली एनफोर्सेबल होगा, ये दोनों एलिमेंट होंगे तब वो मिलके क्या बन जाएंगे कि सर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो हर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है। क्या ये मैं बोल सकता हूं तो बिल्कुल सही बोल रहा हूं? यस सर, it is absolutely right that all contracts are agreements। बट अपोजिट भी सही है क्या? सम्यक, पास में कौन बैठा है, बात करा मेरी एक बार? कोई नहीं है सर। कोई भी नहीं है? कोई तो है यार। ठीक है, जो, हाँ पास में कोई बैठ के पढ़ रहा है, नॉट अ प्रॉब्लम, डिस्टर्ब मत हो उनसे। ठीक है, नेक्स्ट। बट ऑल एग्री बट ऑल एग्रीमेंट्स, सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं। सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, ये भी बात सही है।
कि सर वही एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि लीगली बिल्कुल सही होते हैं, लीगली एनफोर्सेबल होते हैं, वही एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो क्या ये एब्सोल्युटली सही है या नहीं? दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, यस, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। यस सर, दिस इज एब्सोल्युटली राइट स्टेटमेंट। इसके दो तीन आंसर के दो तीन पार्ट्स हैं। पहला पार्ट अपन ने समझ लिया, बिकॉज every agreement is not legally enforceable, that's why every agreement is not a contract। और जैसे जैसे आएंगे ना इस क्वेश्चन के और एक दो पार्ट्स हैं, वो भी मैं आपको जैसे जैसे आएंगे समझा दूंगा। पहली बात। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट बनने का प्रोसेस चालू कहां से होता है? कॉन्ट्रैक्ट बनने का प्रोसेस चालू कैसे होता है सर, ये भी तो देखना जरूरी है। जो मैं अभी ट्री बनवा रहा हूं, आपको एक चार्ट, फ्लो चार्ट बनवा रहा हूं, एक ट्री बनवा रहा हूं, हाथ से लेके सब जने बनाएंगे साथ का साथ, ठीक है। और ये ट्री अगले 9 चैप्टर्स तक आपके काम आने वाला है। 9 to 10 चैप्टर्स जितने भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के हैं, सारे के सारे चैप्टर्स में आपका ये कॉन्ट्रैक्ट का ट्री काम आने वाला है। सी द इम्पोर्टेंस, इसको बाय हार्ट लर्न कर लेना और बना लेना, ठीक है। जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनको ध्यान नहीं है कि अपने को डेली बेसिस पे जो भी पढ़ाई हो रही है, एक तो लॉ का रजिस्टर सेपरेट डालोगे, एक तो लॉ का, ऐसा नहीं करना कि उसी रजिस्टर में या उसी नोटबुक में लॉ का भी काम कर रहे हो, इकोनॉमिक्स का भी कर ले रहे हो, मैथमेटिक्स का भी कर ले रहे हो, मर्जी है अकाउंट्स का भी कर ले रहे हो, मर्जी है 12th के हिंदी भी कर ले रहे हो, इंग्लिश भी कर ले रहे हो। ना ना ना, कॉमन रजिस्टर तो चलेगा ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि सर डेली बेसिस पे जो भी पढ़ा रहा हूं उसके शॉर्ट नोट्स बना के अपनी हाथ से उसकी फोटो खींच के पीडीएफ में, हाँ फोटो खींच के मतलब पीडीएफ फॉर्मेट में, ग्रुप में ज्वाइन कराया ना आपको, वहां पर आ जानी चाहिए। देखो, दो तरीके के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने मेरी बात मानी है और जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी है। जिन्होंने मानी है वो आज May 26 का एग्जाम आने वाला है। जिन्होंने मानी है वो तो मजे में है, जिन्होंने नहीं मानी है वो आज वाकई में परेशानी है, क्योंकि 14th में से एग्जाम है और हाथ से नोट्स बनाए हुए नहीं, और कोर्स इतना बड़ा है कि अब कुछ नहीं कर सकते। तो जो सीरियस रहे हैं ना मुंदड़ा जी, सर हाँ सर। मुंदड़ा जी जो सीरियस रहे हैं ना, उन्होंने तो एक एक हिट में निकाला है, और जो नॉन सीरियस रहे हैं उनकी वो पैसे दे के भी बेचारे फेल हो गए हैं, ठीक है। ऐसा भी होता है, हाँ सीरियस रह जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो सर डेली बेसिस पे जो भी पढ़ाया है अपने हिसाब से उसके शॉर्ट नोट्स बना के और भेजना। आइए अब मैं आपसे एक शॉर्ट में एक ट्री डिस्कस करूंगा, बनाना स्टार्ट करो मेरे पास में। अच्छा, जूम का सेशन जो है वो अपना करीब, क्लास चलती है 40 मिनट्स का सेशन होता है, पर हमारी क्लास 1 घंटे के लिए चलती है। तो 40 मिनट्स बाद जब सेशन खत्म हो जाता है ना ऑटोमेटिकली, तो सेम लिंक पे वापस रिजॉइन कर लेना बिना पूछे या बिना बोले, ठीक है। सेशन खत्म होने वाला है 40 मिनट्स का, इसलिए एक बार रिजॉइन कर लो, फिर मैं तुम लोगों को समझाना चालू करता हूं। एवरीबॉडी प्लीज रीजॉइन ऑन द सेम लिंक।